नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम सा। मैं हूं जीत और आज अपन जो विस्तृत चर्चा करेंगे वो हिंदी विषय के बारे में करेंगे। यूपी पुलिस के जो एग्ज़ाम जो यूपी सरकार करा रही है उसके तहत मैं आपको हिंदी विषय के बारे में अध्यापन कार्य कराऊंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और अधिक से अधिक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हमारे को शेयर कीजिए, जिससे आने वाले जो विद्यार्थी हैं अधिक से अधिक विद्यार्थी इस अध्यापन के बारे में या इस विषय के बारे में लाभान्वित हो सकें। तो हिंदी का जो टॉपिक है, हिंदी का अध्यापन कार्य मेरे द्वारा कराया जाएगा और ये हिंदी के बारे में पहला जो टॉपिक है अपना वो है संज्ञा। तो संज्ञा के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा और यहाँ पर आपको जैसा कि दिख रहा है कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं उनको लिया गया है और इन्हीं के द्वारा आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। हिंदी का जो पहला टॉपिक है संज्ञा, बेहद रोमांचकारी टॉपिक है या मैं ये कहूँ कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में इसमें से कम 2-3 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। जैसा जिसका सिलेबस होता है उसके अनुसार ही प्रत्येक क्वेश्चन को रखा जाता है और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा के बारे में अपन जानेंगे क्या है संज्ञा। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। संज्ञा संज्ञा जो शब्द है ये शब्द बना है समधन ज्ञा से। इसका अपन संधि विच्छेद करें तो क्या होता है, समधन ज्ञा, जिसमें आप समझते हैं ये सम ये वाला है और एक सम ये होता है, ये अलग होता है क्योंकि इस सम का अर्थ होता है सम्यक और इस सम का अर्थ होता है समान, या मैं इसका दूसरा शब्द लूं बराबर। तो ये सम अलग है और ये सम अलग है। सम का अर्थ होता है इसमें सम्यक और सम्यम क्या बोलते हैं अपन, एक तरह से अच्छी तरह से या अच्छे प्रकार से। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, क्या का अर्थ होता है, बोध कराने वाला। क्या कराने वाला, बोध कराने वाला, यानी अच्छी प्रकार से किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में या भाव के बारे में बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। क्या होता है, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है निम्नलिखित में से संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है, जैसे ऑप्शन में दे दिया आपको नाम, सबका नाम, काम या विशेषण, विशेषता। तो जैसे संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, उसी प्रकार क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है काम। और आगे जैसे अपन पढ़ते चलेंगे, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। तो ये शाब्दिक अर्थ होता है इसका नाम। ओके, संज्ञा जो शब्द है समधन ज्ञा से बनी है। सम का अर्थ होता है सम्यक या अच्छी प्रकार से, ज्ञा में बोध कराने वाला, यानी अच्छी प्रकार से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बोध कराने वाले शब्दों को अपन संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। ये नाम चाहे काल्पनिक हो या वास्तविक हो, सजीव हो या निर्जीव हो, किसी भी प्रकार का कोई भी नाम हो वो संज्ञा के अंतर्गत आता है। यानी कि कैसा भी नाम हो वो संज्ञा के अंतर्गत आता है। संज्ञा जो है वो गणनीय भी होती हैं और अगणनीय। क्या, गणनीय और अगणनीय। जैसा कि इनके नाम से आपको प्रतीत हो रहा होगा कि गणनीय मतलब होता है जिनको गणना की जा सके, यानी जिनकी गिनती की जा सके, और अगणनीय जिनको नहीं गिना जा सके। तो संज्ञाएं होंगी वो गणनीय भी होंगी और अगणनीय भी होंगी। संज्ञा के अपन आगे और बातचीत करते हैं। संज्ञा जो मुख्यतः हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, जैसे आप जानते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा। उसके बाद में 2 संज्ञाएं और पढ़ी जाती हैं। जैसे मैं संज्ञाओं के प्रकार के बारे में बात करूं, मैं बात कर रहा हूं आपसे संज्ञाओं के प्रकार।
संज्ञा के प्रकार। तो एक होती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और तीसरी होती है आपकी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आगे अगर हम पढ़ेंगे तो 4 और 5 ये आती हैं आपकी समूहवाचक, या इसको ही बोलते हैं दोस्तों समुदायवाचक, समुदायवाचक। और अगली जो अंतिम संज्ञा है वो है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पहले अपन क्वेश्चंस हल करते हैं, उसके बाद बारी बारी से समझते चलेंगे सभी को। तो चलिए, स्वागत है आपका इस प्रश्नमाला में। हिंदी की जो पहली क्लास है वो आज हो रही है, तो इस क्लास को अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर करें, जिससे और भी आपके साथियों का इस कक्षा से लाभान्वित हो सकें। और मेरा मानना है कि मैं ये तो नहीं कहता कि 100% आप इसको देखो तो आपके में चीज़ें समझ में आ जाएंगी, पर ये अवश्य कहता हूँ, अगर आपने सादगी से और तल्लीनता से अगर इन क्लासों को देख लिया तो आपको अन्य कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रारंभ करते हैं। रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? शब्द रखा है रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? मैं संज्ञाओं के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं, जो मेन पॉइंट है उस तरीके से देंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक में आपको पता है कि कोई एक ही चीज होगी, एक ही वस्तु होगी, या जो एक वचन में प्रयुक्त की जाएगी। और जातिवाचक जो होगी उसमें एक जैसी कई वस्तुएं होंगी, एक जैसी कई वस्तुएं। अब कई सोच रहे हो कि सर तो बार बार वस्तुएं वस्तुएं लिख रहे हैं, तो ये वही चीज़ है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, तो वस्तु व्यक्ति या स्थान तो आप बाद में लगा लेना। व्यक्तिवाचक में एक ही चीज़ होगी, जातिवाचक में एक ऐसी कई चीज़ें होंगी, और भाववाचक जो संज्ञा होगी उसके अंतर्गत जो अपन को महसूस की जाती हैं, जिनको अपन स्पर्श नहीं कर सकते, केवल महसूस वाली जो शब्द होते हैं या अपनी भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, वेदनाएं होती हैं, वो आएंगी आपकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो शब्द है रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है। पहला मेरा आपसे कहना यही है कि कोई भी प्रश्न हो उसको पहले अपन तल्लीनता से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद अगर उसमें कोई प्रत्यय उपसर्ग जो कुछ भी लगा है उसको पहले पृथक पृथक करने का प्रयास करेंगे, यानी कि इसको अपन अलग करेंगे। तो ये है रुक धन आवट, प्रत्यय लगा हुआ है आवट। तो ये जो शब्द है रुकावट में किस प्रकार की संज्ञा है, तो रुकावट शब्द कोई एक शब्द नहीं है, एक वचन में प्रयुक्त नहीं होगा, रुकावट एक वचन में प्रयुक्त हो। एक जैसी कई चीजें नहीं है रुकावट, इसको अपन देख नहीं सकते, तो ना तो ये जातिवाचक के अंतर्गत आएगा, ना ही व्यक्तिवाचक अंतर्गत के आएगा। जब जातिवाचक ना हो, व्यक्तिवाचक ना हो, तो ये वाला ऑप्शन तो अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो इस तरीका से अपन अगर प्रश्नों को हल करें, यानी कौन सा नहीं होगा उनको पहले काट दें, तो बचा कौन सा, भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार से भी हल कर सकती है। तो ये है, इसका आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ जी, अगला प्रश्न है, उदार से बनी भाववाचक संज्ञा बताइए। उदार से भाववाचक संज्ञा बनाइए। उदार शब्द से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, उदारता,
उदार, तो देखिए ये तो उदार शब्द है, शब्द का ये शब्द है, तो ये तो नहीं होगा। उदर, उदर का अर्थ आप जानते होंगे, उदर का अर्थ होता है पेट, ये भी नहीं है। उदार भी नहीं है। औदार्यता, देखिए ये दो शब्द हैं, उदारता और औदार्यता। ये जब अपन शब्द शुद्धि पढ़ेंगे ना, उसके अंतर्गत भी आते हैं। उदारता, औदार्यता या औदार्य। अगर यहाँ पर औदार्य शब्द होता तो ये शुद्ध शब्द था, क्योंकि इसमें उदार तो मूल शब्द है और उसके बाद इसमें प्रत्यय लगा हुआ है अ, इससे शब्द बनता है औदार्य। जब एक प्रत्यय इसमें लगा हुआ है उसके बाद भी दूसरा प्रत्यय लगा दिया इसने, तो इस तरीके से ये वाला जो शब्द लिखा हुआ है ये शब्द ही गलत है। ये शब्द कैसा है? गलत है। अगर औदार्य होता ये शब्द शुद्ध था, ये शब्द गलत है, इस वजह से ये गलत है और अपना उत्तर हो जाएगा उदारता। मेरा ख्याल है आप सभी की समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, इसमें लिखा गया है शराब शब्द से जातिवाचक संज्ञा बनाइए। शब्द दे रखा है शराब शब्द से जातिवाचक संज्ञा बनाइए। अब मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न किसी पर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो इन लोगों की बढ़ती जा रही है। जातिवाचक संज्ञा बनानी है, ये भी एक अपने रूप में जाति है इन लोगों की भी, और सारे सभी लोग जानते होंगे। तो इसका जवाब होगा शराब शब्द से बनी जातिवाचक संज्ञा है जो है शराबी। ठीक है, देखिए शब्द ये गलत लिखा है, शराबत, शराबिनी, शरबत शब्द सही है, लेकिन जो जातिवाचक संज्ञा बनानी है अपन को, तो शराबियों की एक जाति होती है, आप जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ओ शाबाश, छठवां प्रश्न आ गया ये तो। प्रश्न नंबर 4, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? लड़की, पहला ऑप्शन है लड़की। तो लड़की जो है, मैंने बोला ना अगर कोई चीज़ एक जैसी बहुत हो तो लड़की एक जैसी और हो सकती है, इसलिए ये तो जाएगा आपका किस में? लड़की गया जातिवाचक संज्ञा में। गंगा, गंगा नदी है अपनी पवित्र नदी, सुची नदी गंगा, तो ये गंगा एक है और ये हो जाएगी आपकी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। गाय, एक जैसी कई होती हैं, तो गाय आ जाएगी ये जातिवाचक के अंतर्गत। सुंदरता, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा? सुंदरता होगा। देखिए मैं ये कहूं कि कोई भी प्रश्न हो तो उसमें जो प्रश्न का आपको उत्तर तय होता है वो उसका जो शब्द है कोई, उस शब्द का वाक्य में किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है, उसका उत्तर उस पर निर्भर करता है। संज्ञा जो टॉपिक है, जैसे इसमें लिखा है गाय, तो मैंने आपको बताया इसमें जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर इसी शब्द को मैं ये कहूं कि पशुओं में, किसमें? पशुओं में गाय श्रेष्ठ है, पशुओं में गाय श्रेष्ठ है, तो पशु अगर मैंने इसमें शब्द में लगा दिए कि निम्न में से निम्नांकित शब्दों में प्रयुक्त संज्ञा जो है वो बताइए। तो इसमें पशुओं, तो यानी ये तो पशुओं की जो कैटेगरी है वो जा जाएगी, एक से ज़्यादा है, इसलिए ये तो आ जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और इसमें ये आएगा आगे चल के अपना व्यक्तिवाचक के लिए, क्योंकि अपन ने पर्टिकुलर एक पशु के बारे में बात की है, गाय श्रेष्ठ है, इसलिए। अगर मैं ये कहूँ गायों में
कामधेनु गाय, कौन सी गाय? कामधेनु गाय श्रेष्ठ है। तो गायों में इसमें तो आ जाएगी यहाँ पर जातिवाचक, बहुत सारी गायों में कौन सी श्रेष्ठ है? कामधेनु गाय। एक गाय का नाम लिया कामधेनु गाय, ये आ जाएगी आपकी व्यक्तिवाचक। इसलिए मैंने कहा ना कि कोई भी शब्द हो उसका किस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, उसका प्रयोग वाक्य में किस तरीके से किया जा रहा है, इस पर निर्भर करता है कि उसका जो उत्तर है वो क्या होगा और क्या नहीं होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? कौन सी? इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो देखिएगा और आप बता सकते हैं। इसमें सीधा सीधा दे रखा है कवि, क्योंकि कवि एक जैसे और तो हो सकते हैं ना, एक जैसे और भी हो सकते हैं। ये तो जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। गंगा नदी है तो ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। राधा किसी लड़की का नाम है तो ये भी आ जाएगा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। और सुंदरता ये एक भाव है और ये आ जाएगा आपका भाववाचक के अंतर्गत। तो अपना जो उत्तर है वो हो जाएगा कवि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? पहला ऑप्शन है सोहन। तो सोहन किसके अंतर्गत आएगा? सोहन आएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसी एक लड़के का नाम है। अगर यहां पर शब्द होता लड़का तो लड़का आता जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ये अगला दे रखा है नदियां, तो नदियां आएगा आपका जातिवाचक। लेकिन इससे पहले अभी अपने पढ़ा था गंगा। गंगा एक नदी है, एक विशेष नदी है, यानी कोई चीज अगर एक है, एक ही है दुनिया में, तो उसके लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी, और एक से अधिक है तो जातिवाचक आएगी। नदियों में जातिवाचक। और अपन से पूछ रहा है भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो ये शायद मैंने गलत लगा दिया, ये सही नहीं है। ठीक है, अगला है हरियाली और फिर है लखनऊ। तो लखनऊ जो है वो एक विशेष स्थान का नाम है, शहर का नाम है, यूपी का एक शहर है, आप सभी जानते हैं। तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। और देखिएगा ऑप्शन कौन सा बचा, सोहन व्यक्तिवाचक के अंतर्गत, नदियां जातिवाचक के अंतर्गत, लखनऊ व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। अपन को बतानी है भाववाचक संज्ञा, और बची भी अपने पास ऑप्शन भी एक ही बचा है भाववाचक संज्ञा वाला। तो इस तरीके से आप प्रश्न को हल करेंगे। तो मैं कहूँगा कि आपका जो प्रत्येक प्रश्न है वो आप उसके निकट बेहतर तरीके से जा सकते हैं। अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करेंगे तो उससे क्या है कि आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसका विकास होगा। और इस तरीके का जो तरीका होता है ना, इससे गलत होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। प्रश्न के गलत होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। कई बार क्या होता है कि कोई प्रश्न अगर आपने देखा तो देखते ही सीधा अपन उसको कर देते हैं। जैसे इसमें कहा, इसमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ये है। अब इसमें से मैंने देखा कि विज्ञान, कथा, लोहार, ईमानदारी। कई बार क्या है कि कुछ ज़्यादा आपने समझा नहीं, सीधा कर दिया कथा। या कई बार क्या होगा कि आएगा या नहीं आएगा, नहीं और हैं का बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। तो ये इस प्रकार की भी कई गलतियां हो जाती हैं। तो इसमें प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। समूहवाचक जो संज्ञाएं होंगी, इन संज्ञा शब्दों में जैसे कोई शब्द है गिरोह, सेना, समूहवाचक में किसी झुंड, दल, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। यानी जिसमें एक से अधिक होने की संभावना हो, समूह के रूप में हो, गिरोह। तो इसमें देखते हैं जैसे विज्ञान। विज्ञान एक विषय का नाम है। विज्ञान जो है कि विषय का नाम है, एक विषय है, इसलिए ये आ जाएगी आपकी किसमें, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला दे रखा है कथा। कथा
और फिर दे रखा है लोहार, और फिर दे रखा है ईमानदारी। कथा जो है, कथा शब्द है वो भाववाचक के अंतर्गत आएगा। कोई कथा अपन सुनते हैं, महसूस करते हैं। लोहार, लोहार जो है ये आ जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। लोहार, लोहारों का प्रत्येक समुदाय, एक विशेष समुदाय, वो आ जाएगा लोहार में। वैसे इसमें जातिवाचक संज्ञा भी है। अगर ऑप्शन इसमें पहले जातिवाचक संज्ञा हो तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा ये लोहार। लेकिन अपन जानते हैं जातिवाचक संज्ञा का ही एक भेद होता है समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का ही एक प्रकार या भेद होता है समूहवाचक संज्ञा। इसमें समूहवाचक संज्ञा पूछी गई है और शब्द और भी अपन को इसमें दिख नहीं रहा, इसलिए इसमें लोहार जो शब्द है ये सत्य होगा। अब इसमें कई विद्वान साथी जो होंगे वो कहेंगे कि इसमें बोनस मिलना चाहिए, रेट लगाएंगे वो होंगे, तो ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि उसने उसका भेद तो दे रखा है समूहवाचक संज्ञा, और फिर इसमें कोई ऐसा संघर्ष की या ये मैं कहूँ कि दोहरा वाली कोई इसमें चीज़ ही नहीं है। अगर आपका सीधा सीधा प्रश्न का जो हल है वो इससे ही निकल रहा है तो आगे कोई है ही नहीं। जैसे ईमानदारी शब्द है, इसमें भाववाचक संज्ञा आएगी। ठीक, ये 7वां प्रश्न आपका हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा छांटिए। इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा छांटिए। द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं होती हैं ये वो संज्ञाएं होती हैं जिन्हें नाप या तौल सकती हैं। क्या कर सकते हैं भाई साहब? नाप या तौल सकती हैं, वो संज्ञाएं इसके अंतर्गत आएंगी द्रव्यवाचक संज्ञा। पहला इसमें शब्द है वीरता, वीर होने का भाव, वीरता, तो ये तो आ जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। समाज शास्त्र, देखिए इसने लिख दिया है समाज शास्त्र, लेकिन ये होना चाहिए समाज शास्त्र। एक विशेष या एक विषय है, इसलिए ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। व्यक्तिवाचक संज्ञा। सोना, सोना एक पदार्थ है। द्रव्य, द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। ये द्रव्य और द्रव दो चीजें होती हैं, एक तो होता है द्रव्य और एक होता है द्रव। तो द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। पदार्थ के अपन जानते हैं कि 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ का ही एक रूप है द्रव, यानी कि जो तरल चीजें होती हैं, तरल पदार्थ, उनके लिए प्रयुक्त किया जाता है ये शब्द द्रव। तो ये जो शब्द होते हैं इस प्रकार के द्रव्य, द्रव, जैसे मैंने आपको पहले बताया था सम और सम, इन शब्दों को बोलते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, या इनका एक और नाम है शब्द युग्म, यानी जो सुनने में तो समान लगें, सुनने में कैसी लगें? समान, एक जैसी लगें, लेकिन उनके जो अर्थ हैं वो भिन्न भिन्न हों। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, इस प्रकार के शब्द बहुत पूछे जाते हैं। और मैं ये कहूँ कि इनका वर्चस्व बहुत है। हिंदी जो राजस्थान में कई प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, रीट है या पटवारी है, ग्राम सेवक जो है, उनमें इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो सोना जो है क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आती है सोना। और गिरोह जो होगा वो किस में आ जाएगा? समूहवाचक के अंतर्गत, समूहवाचक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा शब्द को बताना है अपन को। इसमें लिखा है, पहला लिखा है क्रुद्ध, दूसरा क्रोधी, तीसरा क्रोधित, चौथा लिखा है क्रोध। तो इसमें से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कौन सा है? क्रोध। क्रोध जो है एक संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा? क्रोध भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा।
क्रोधी जो है वो मनुष्य की विशेषता आ जाएगी, यानी विशेषण के रूप में कार्य करेगा। क्रोधित अवस्था, क्रुद्ध अवस्था, ये जो मनोभाव होते हैं व्यक्ति के उसके अंतर्गत आते हैं। तो अपना उत्तर हो जाएगा द, क्रोध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मजबूरी शब्द से कौन सी संज्ञा, मजबूरी शब्द में कौन सी संज्ञा है, मजबूरी शब्द में कौन सी संज्ञा है, बताइएगा। इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हुआ है। जातिवाचक संज्ञा, भावनावाचक, होना क्या चाहिए, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मजबूरी में कौन सी संज्ञा है, तो मजबूरी में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, एक जैसी नहीं होंगी, तो यानी कि इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी, द्रव्यवाचक नहीं है और व्यक्तिवाचक भी नहीं है, इसमें होगी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं और बदलते हैं, क्या। अगला प्रश्न है साप्ताहिक शब्द में संज्ञा शब्द बनाइए। कोई शब्द इस तरीके का आपको दे रखा है, तो उसमें से पहले आप मूल शब्द, प्रत्यय, इनको अलग करेंगे। तो इनको जब अपन अलग करेंगे तो ये बनेगा आपका सप्ताह, ये बनेगा आपका सप्ताह धन इक, इससे शब्द बनेगा साप्ताहिक। तो संज्ञा शब्द क्या है, सप्ताह है। ठीक है, ये नहीं है, साप्तांत नहीं है, ये नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा है, कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा आपको बतानी है। पहला शब्द लिखा हुआ है इसमें, अ ऑप्शन है अपना छोटा, ब ऑप्शन है जयपुर और स ऑप्शन है नदी और द ऑप्शन है कालिदास। तो छोटा बड़ा इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं ये आपकी विशेषण शब्दों के अंतर्गत आएंगी। तो ये तो क्या है, विशेषण है। और जयपुर जो शब्द है ये किसी एक विशेष स्थान का शब्द है, स्थान है, तो ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। कौन सा आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक जो कालिदास है, कालिदास ये शब्द आएगा क्योंकि कालिदास एक श्रेष्ठ मुनि हुए थे अपने भारत देश में, तो इनके लिए यहाँ पर आएगा व्यक्तिवाचक। पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बची कौन सी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर स, नदी, नदियाँ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन पहला है पानी, दूसरा है सभा, तीसरा है अशोक, चौथा है छात्र। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि जो संज्ञाओं के प्रकार हैं वो मेन रूप से हैं। पहली जो संज्ञा है वो है, संज्ञाओं के जो प्रकार हैं वो तीन थे मुख्य रूप से। उसमें अपन ने पढ़ा, एक तो होती है व्यक्तिवाचक, एक होती है जातिवाचक और एक होती है आपकी भाववाचक। तो जातिवाचक के अंतर्गत ही दो संज्ञाएं आती हैं आपकी, एक तो होती है आपकी समूहवाचक और एक होती है द्रव्यवाचक। मैं थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो समूहवाचक संज्ञाओं के जो उदाहरण हैं और द्रव्यवाचक संज्ञाओं के जो उदाहरण हैं वो जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये पूछ रहा है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पानी जो शब्द है वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा क्योंकि इसको नाप तो नहीं सकते, तौल सकते हैं, ठीक है ना।
तो पानी जो द्रव्यवाचक के अंतर्गत, सभा जो शब्द है ये आएगा आपका समूहवाचक के अंतर्गत, और छात्र शब्द है ये भी समूहवाचक के अंतर्गत। मैंने आपको बताया था अभी अभी कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक दोनों ही जो संज्ञाएं हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, जातिवाचक संज्ञा का भेद है। इसलिए इसमें जो ये प्रश्न दे रखा है इसका आंसर होगा स, अशोक। इसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए जातिवाचक संज्ञा नहीं है। एक तरीके से अपन अगर इसको देखें तो ना तो इसमें जातिवाचक, ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें, चारों में नहीं है। अब कई लोग, जैसे ये प्रश्न आ गया तो इसी पर कहेंगे कि रेट लगाओ, इसमें एक में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो पहले भाई ये तो पहले उन चीज़ों को आप मूलतः तो पढ़ो, कौन सी चीज़ कहाँ से उत्पन्न हुई है, कैसे क्या है, तो सारी चीज़ों का अपन को ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो जातिवाचक संज्ञा ये दोनों, इसके दो भेद होते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इसलिए इसमें जो आंसर होगा वो अशोक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा है। पहला इसमें शब्द दे रखा है महेश। महेश एक व्यक्ति का नाम है, तो इसलिए इसमें कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। जयपुर एक स्थान विशेष का नाम, इसलिए इसमें हो जाएगी आपकी व्यक्तिवाचक। फिर लिखा है स्त्री। स्त्री मैंने आपको बताया कि जो जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं इनको अपन बहुवचन में प्रयुक्त कर सकते हैं या प्रयुक्त होती हैं। तो स्त्री एक जैसी और होती हैं, जैसे एक जैसी अन्य भी और हो सकती है ना। स्त्री एक ही स्त्री थोड़ी होती है, बहुत स्त्री होती है ना, तो स्त्री, इसलिए इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी स्त्री शब्द। शब्द आता है रामायण। रामायण एक अपना ग्रंथ है, पौराणिक ग्रंथ रामायण। तो ये एक ग्रंथ है, पुस्तक है, इसलिए इसमें कौन सा आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये जो तरीका है प्रत्येक प्रश्न को हल करने का, आप इसको थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। अगर आप इसको एक बार समझ गए तो आपको मैं ये कहूँ हराने वाला कोई नहीं है। आप हिंदी में बटे टू बटे नंबर लाएंगे। भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। जनवरी, माता, अशोक, मानवता। तो जनवरी ये जो शब्द है एक महीने का नाम है, इसमें हो जाएगा कौन सी? व्यक्तिवाचक। अशोक एक लड़के का नाम या व्यक्ति का नाम, व्यक्तिवाचक। माता एक जैसी बहुत हो सकती हैं माताएं, अपनी माता तो एक ही होती है लेकिन औरों की भी तो माँ होती है ना, इसलिए इसमें जातिवाचक आ जाएगा। मानवता ये शब्द है मानव और इसमें प्रत्यय लगा हुआ है ता। भाववाचक संज्ञा किसमें हो जाएगी? मानवता में। भाववाचक संज्ञाओं का जो निर्माण होता है वो प्रत्ययों से होता है, और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे प्रत्ययों से, विशेषण से, अभ्यय से, क्रिया से, प्रश्न जैसे आते जाएंगे अपन चलते चलेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गुरुत्व संज्ञा शब्द है। गुरुत्व में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है? गुरुत्व शब्द, इसको जब अपन अलग अलग करेंगे तो इसमें आएगा गुरु धनत्व। गुरु में त्व प्रत्यय लगेगा। प्रत्ययों के निर्माण से भाववाचक संज्ञा बनती है, तो सीधा सीधा अपन जा सकते हैं कि कौन से में आएंगे? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ज़्यादा भटकने की जरूरत भी नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा है। निम्न प्रश्नों में से, निम्न शब्दों में से बताइए किसमें भाववाचक संज्ञा है। पहला ऑप्शन है आपका बचपन, दूसरा दिल्ली, तीसरा पशु और चौथा अशोक। तो दिल्ली एक शहर का नाम, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, तो इसमें आएगी आपकी व्यक्तिवाचक।
अशोक व्यक्ति का नाम, व्यक्तिवाचक, और पशु इसमें आ जाएगी आपकी जातिवाचक। बची कौन सी? बचपन क्या हो जाएगी? भाववाचक, बचपन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रामायण शब्द में संज्ञा है, तो इसको शायद बताने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने अभी पहले ही इसको प्रश्न को हल किया है। रामायण शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो रामायण शब्द में संज्ञा होगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक नहीं है, भाववाचक नहीं है। जब ये दोनों नहीं है तो कोई नहीं का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी आपकी रामायण, क्योंकि एक ग्रंथ का नाम है, एक पुस्तक का नाम है रामायण। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? इसमें देखेंगे अपन हिमालय। हिमालय जो है एक पर्वत का नाम है, तो ये आ जाएगा क्या? एक नाम दे रखा है विशेष, तो व्यक्तिवाचक। पवित्रता, पवित्रता इसमें जो शब्द है ये होगा आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। गंगा एक नदी है, तो ये आपकी आएगी व्यक्तिवाचक। और लास्ट बचा ये है नदी। इस प्रकार से अपन ने किया ना, तो ये प्रश्न करने का हल किया अपने प्रश्नों को, यानी ऑप्शनों को हटाना। पहला ऑप्शन हटाया अपने हिमालय, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दूसरा हटाया पवित्रता, क्योंकि इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। तीसरा हटाया अपने गंगा, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो लास्ट अपना जो ऑप्शन बचा वो है नदी, और शब्द पूछा इन्होंने कि जातिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो होगा नदी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न। उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शब्द कौन सा है? उड़ना। उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसमें लिखा है पहला शब्द है उड़ान, फिर लिखा है उड़ात, फिर लिखता है उड़ाई, और ये लिखा है उड़पन। तो ये तो कोई शब्द ही नहीं है। उड़ात, उड़पन, उड़ाई ये क्रिया है, और उड़ान ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो नमस्ते दोस्तों, आपको ये कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो अध्यापन कार्य किया गया है वो आपकी समझ में ज़रूर आएगा। मैंने जैसा आपको पहले ही कहा था कि अगर आप इस चीज़ को तल्लीनता से और सादगी के साथ देखते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि जो चीज़ें बताई जाएंगी आपके मस्तिष्क में स्वतः अंतर्निहित हो जाएंगी। एक बार आप इसको देखें और प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। राधे राधे, नमस्कार।